हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंदड़ और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों बोर्ड्स का काम तमाम सीरीज में कैपेसिटर की। हम लोग पढ़ रहे हैं कि बोर्ड्स में किस तरीके से आपको एमसीक्यू, एसेशन रीजन और केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आपको वन शॉट रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूं जिसमें हम लोग आज कैपेसिटर टॉपिक के इन सभी कैपेसिटर चैप्टर के इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। वो पूरी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कि क्या कैपेसिटर होता है और क्या उसकी कैपेसिटेंस होती है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे सेकेंडली हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसको विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे कि अगर हम लोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालें या ना डालें तो क्या केसेस होते हैं उसके। फिर बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करेंगे कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या रिजल्ट होते हैं और उनके क्या क्या स्पेशल केसेस होते हैं। देन हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो हम डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कैपेसिटर्स के बीच में, और लॉस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी लॉस अगर हो कैपेसिटर में तो वो एनर्जी लॉस कितना होता है और कैसे होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इस कैपेसिटर टॉपिक में बन सकते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी में आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिखाने वाला हूं। तो बच्चों आइए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों, और जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उनको ढंग से शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ आपको बना लेने हैं। तो बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस क्या होता है, तो बेसिकली ये एक कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज कौन करता है भाई, किसके पास होती है कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की, तो किसी कंडक्टर के पास होती है। अगर किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज दें तो हमारे चार्ज देने से वो कितना चार्ज, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सके, यानी कि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की बात हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम लोग एनर्जी स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो जो हमने ये चार्ज दिया, इस चार्ज के देने से क्या होगा, तो बच्चों किसी को हम लोग चार्ज देंगे तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, यानी कि अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, V बढ़ रहा होगा, यानी कि इसका हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा बच्चों, V बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा V बढ़ जाएगा। यानी कि अगर भविष्य में हमें कहीं परेशानी आती है कि हम लोग चार्ज नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कारण कौन होगा, उसका कारण होगा कि V बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग, कि अगर हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ाने से क्या होता है, V बढ़ता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने समझा, पकड़ा और यहां पे लिखा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। भाई आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो हमने यहां पे क्या लिखा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूं तो यहां पर मुझे एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, इक्वल टू का साइन लगाया और यहां पे कांस्टेंट पुट कर दिया व्हिच इज C। ये C क्या है, दैट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यही होती है बच्चों। अब ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस की मैं बात कर रहा हूं, दैट C इज इक्वल टू Q बाय V। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कभी भी अगर आपसे कोई बात करे कि हमने बच्चों Q को बढ़ा दिया, हमने बच्चों V को बढ़ा दिया या घटा दिया, तो बताइए C के सेट पे क्या असर पड़ा, तो आंसर है C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो Q और V के चेंज करने से चेंज नहीं होती है। हाँ चेंज होती होगी, कोई फिजिकल पैरामीटर होगा या इसका कोई ज्योमेट्रिकल पैरामीटर होगा, उस पर बेसिस वो चेंज होती होगी, बट यहां पर Q और V से चेंज नहीं होगी। इस बात को एकदम से लिख ले, पॉइंट नोट कर ले कि Q और V के चेंज होने से C चेंज नहीं होता है। बच्चों ये जो कैपेसिटेंस C है, इसकी यूनिट क्या होती होगी, तो अब यूनिट निकाले तो क्या हुआ, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, पोटेंशियल क्या होती है, वोल्ट, कूलाम वोल्ट, इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन बच्चों इसकी यूनिट हम लोग यूज करते हैं फैरेड, किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है फैरेड। अब ये जो है, ये फैरेड किसकी हुई, ये इसकी यूनिट हुई, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हुई बच्चों, फैरेड। अब फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। ये कितनी बड़ी यूनिट है इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी, जस्ट कुछ टाइम बाद करूंगा, लेकिन इसके मैं कुछ छोटे वर्जन बता देता हूं। जैसे अब बात करेंगे 1 मिली फैरेड, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ फैरेड। या मैं बात करूंगा 1 माइक्रो फैरेड, कभी कभी ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज 10⁻⁶ फैरेड। यानी कि 1 पिको फैरेड की भी बात करूं मैं, कितना होगा, 10⁻12 फैरेड। ये हम कुछ छोटी यूनिट्स यूज करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये हम कुछ छोटी यूनिट्स यूज करते हैं तब हम इस कैपेसिटर चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर बात करने जाए इसके डायमेंशन फॉर्मूले, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट की बात की है और डिफरेंट यूनिट सिस्टम को समझा है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों M -1 L -2 T4
A2। याद कर लें आप लोग भी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट कैपेसिटेंस इज दिस मच, उसकी यूनिट्स ये होती हैं। ये इसका सिंपल सबसे बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ा, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V। यहां से अगर आपसे कोई सवाल तुम्हें नजर आ जाए, दिख जाए, तो तुम उसे फोड़ दोगे, तुम उसे सॉल्व कर दोगे। ये हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। यानी कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें लोग चार्ज स्टोर करते हैं, यानी कि चार्ज की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो मैंने आपको सिखाया है, और उसकी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। उसकी यूनिट के बारे में बात की है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात की है। पक्के से कंप्लीटली पॉइंट्स लिख लीजिए। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं हटा रहा हूं पूरे का पूरा पॉइंट, और मैं अब चलता हूं कहां पर। अब मैं चलता हूं कि अगर मान लीजिए हम लोग एक कंडक्टर लें, एक कंडक्टर ले से मेरा मतलब क्या, कि हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर लें, एक गोला लें, एक स्फेरिकल कंडक्टर लें, और उस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम कैपेसिटेंस निकालने का काम करें। जैसे ये रहा, ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस है बच्चों R। इस R रेडियस के स्फेरिकल कंडक्टर के पास कितना कैपेसिटेंस होगा। तो अब हम ये बात सीख चुके थे, हमें मालूम था कि भाई तब भी कैपेसिटेंस निकालना तो क्या करेंगे, इट्स Q बाय V। अब इसके पास कितना V होगा, तो इसका V हमने यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी। आप ऐसे लिख लीजिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। अगर मैं बच्चों इस स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल को कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज करूं, हमने इसको चार्ज ऑलरेडी Q दे रखा था, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स Q बाय V। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। Q से Q कैंसिल, और ये क्या बन गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज इक्वल टू C। यानी कि कैपेसिटेंस फॉर any spherical body of radius r is this much, 4 pi epsilon naught r। देखिए ये जो C है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। यहां पे r क्या है बच्चों, r इज द रेडियस। क्लियर है ये बात बच्चों। यहां से मैं पता लगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी इज दिस मच। अब मैं एक बात और पूछता हूं आपसे, अपने यहां पर चारों तरफ तुम्हें सबसे बड़ी स्फेरिकल बॉडी जैसी कौन चीज नजर आ रही है, तो हमने सोचा अच्छा हाँ अर्थ। तो बच्चों अब हम लोग एक बार अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने की बात करते हैं, जिसका रेडियस पाया जाता है बच्चों 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर लूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/9 इंटू 10⁻9। ये बात तो तुम्हें मालूम है ना बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्या हो गया, दैट इज 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू R की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये पावर्स को सॉल्व किया और 9 से इसको डिवाइड कर देता तो ये आ जाता है 0.711 इंटू 10⁻³ और 711 माइक्रोफेरेड, यानी कि 10⁻, इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा वो 6, और ये क्या हो गया माइक्रोफेरेड। यानी कि आपकी धरती माता इतनी बड़ी होने के बाद भी 1 फेरेड कैपेसिटेंस उसकी नहीं है, यानी कि कैपेसिटेंस इतनी लार्ज यूनिट है। तो बच्चों यहां से हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकालते हैं। उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस के साथ कैसे रिलेशन में वो, रेडियस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अर्थ के कैपेसिटेंस की बात हमने यहां पे डिस्कस की। तो ये बच्चों मैंने आपको डिस्कस कर दिया है सबसे पहला पॉइंट की कैपेसिटर क्या है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस अगर हम निकालने बैठे किसी स्फेरिकल बॉडी की तो कैसे निकाला करते हैं। सीधे आपको लेके चलता हूं बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट आप लिखते रहिए, साथ साथ सारी बातें समझते रहिए। जब मैं आप क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आप डायरेक्ट उनका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन देखते ही आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ चलते हैं कि बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा नाम मैं बोल रहा हूं बार बार वैसा ही कुछ होता होगा, यानी कि कोई ना कोई प्लेट होंगी वो पैरेलल में कनेक्ट होती होंगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में अगर हम लोग चलें तो देखिए यहां से मैं बात करता हूं बच्चों आपसे अब कि ऐसा कुछ रहा होगा, एक कुछ दो ऐसी प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई होंगी, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि अब उनकी कैपेसिटेंस निकालने की बारी हम लोग आ गई है। अब जो प्लेट्स हैं, प्लेट से मेरा मतलब ऐसी प्लेट्स, ये मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास ऐसी प्लेट्स होती हैं। वो ऐसी प्लेट से मेरा मतलब ये कि इस काइंड ऑफ, आपको ये क्या दिख रहा है, आपको केवल इसका ये वाली लाइन, मैंने अब यहां पे लाइन बनाई, एक्चुअली प्लेट है,
ऐसी प्लेट है, बट वो आपको दिखाई क्या दे रहा है, एक सिंपल लाइन दिखाई दे रही है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसका एरिया कितना है, नॉट लाइन, ये एक स्फेरिकल, ये एक हमारे पास क्या है, एक प्लेन, ये एक एरिया है, ये एक प्लेट काइंड ऑफ है ऐसा, उसका एरिया कितना है a, और इनके बीच की दूरी कितनी है d, इसका भी एरिया क्या रहा होगा, a ही रहा होगा। इसको हमने चार्ज दिया, वो चार्ज कितना दिया, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव q। यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हो गया वो कितना, दैट इज नेगेटिव q। ऑफ कोर्स यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो गई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो हमारे पास पैदा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक प्लेट से जो बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों याद रखें, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है ये। अब यहां पर एक ने बनाया कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, दैट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है एक प्लेट से, और दूसरी ने भी उसी डायरेक्शन में बनाई होगी तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एडिशन, तो टोटल कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ हाफ मिलके क्या हो गया, वो 1 हो गया है। अब यहां से प्यारे बच्चों हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने की बात करनी है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे यार, कैपेसिटेंस निकालेंगे C = Q by V। Q is the what, Q is the charge on that, Q by V। अब यार V को कैसे लिखें, ये V कैसे निकाला जा सकता है, तो V निकालने का तरीका होता है V = E × D। पिछले ही वीडियो में मैंने सिखाया है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें ये, पर चलो ठीक है, तुम लोगों ने इसको देख लिया होगा तो आपको आता होगा। तो क्या लिखा मैंने, Q बाय E कितना है यहाँ पे, E इज व्हाट, E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। बच्चों ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हमें किस में चेंज करना चाहिए, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना चाहिए। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, और ये चार्ज डेंसिटी भी कौन सी है, एरियल चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां से हमारे पास Q का रिजल्ट क्या निकल के आया, तो यहां से Q का रिजल्ट निकल के आया, Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A, और हमने चुपचाप से यहां पर इस Q की जगह पे क्या लिख दिया, दैट इज सिग्मा इनटू A, इस Q की जगह पर डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, और यहां पर हमारे पास क्या बच गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और ये बच्चों क्या सॉल्व हुआ है अपना, कैपेसिटेंस C, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास जो कैपेसिटेंस होती है, दैट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। साफ साफ शब्दों में सुनना, केवल उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं, क्योंकि अगर उसका एरिया बढ़ेगा, यहां से सीखना एक पॉइंट कि कैपेसिटेंस तब बढ़ेगा अगर हम उनका एरिया बढ़ा दे। तो किसका एरिया बढ़ा दे भाई, जो यहां पे पैरेलल प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, उन प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम के, अगर इनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस बढ़ा देने से इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा देने से इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर भी एक चीज लिखी हुई है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो V की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड नहीं करता आर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से ये लिखा मिल गया मुझे फॉर्मूला, तो मुझे याद आ गया, ये मैं स्टार मार्क दे रहा हूं इसको, कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो डिस्टेंस बढ़ा देने से क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। क्यों डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो प्लेट्स ने बनाया है। हाँ, अगर कोई भी प्लेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है तो वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। ये एक और अच्छा पॉइंट आपके डिक्शनरी में ऐड हो रहा है। तो V डिस्टेंस बढ़ाने से बढ़ेगा और C डिस्टेंस बढ़ाने से घटेगा। याद रखना बच्चों, जरूर इंपॉर्टेंट है। और बच गई बात कौन सी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की, कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। परमिटिविटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक क्या, इसे विदाउट डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको सिखाया कि तब इसके बीच में कोई भी मटेरियल नहीं भरा हुआ है तो क्या सिचुएशन है, तो क्या कंडीशन है, और अगर मटेरियल भर दिया जाए तो क्या सिचुएशन होगी, उसकी भी आइए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों मैं हटा रहा हूं पूरे का पूरा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तो इसमें लिखवा दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करनी तो ये है, और विद डाइलेक्ट्रिक बात करनी हो तो क्या होगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको अब ये
विद डाइलेक्ट्रिक की बात भी सिखा देता हूं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आती जा रही होंगी, और समझ आ रही हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। बेचिंत रहिए, मैं सारी बातें तुम्हें सिखाने वाला हूं और तुम लोग सीखने वाले हो। चलो बात करते हैं बच्चों हम लोग विद डाइलेक्ट्रिक की। तो अगर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, वही सारी की सारी बातें, वही सब चीजें जो आपको पता है, जो इसमें दी हुई है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D है। अगर मैं इसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं, पूरा जितना डिस्टेंस D है उस पूरे डिस्टेंस D में मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देता हूं, और उस डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो मैं उसको K रख लेता हूं। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर अब ये मैंने रखा तो इसको सॉल्व करके, एक्चुअली करना तो क्या होगा मालूम है आप लोगों को, सब पता है, तुम पता है बहुत जानकार आदमी हो। हमें हमेशा C निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? Q/V की। और V निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मार देता है। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को मार देता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से चेंज हो जाएगी। पूरा डेरिवेशन है भाई, उस डेरिवेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करके जो नया कैपेसिटेंस निकालते हैं C डैश, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। मतलब पुराने कैपेसिटेंस के K टाइम्स हो जाता है नया कैपेसिटेंस। यानी कि सिंपल शब्दों में बात कहूं तो C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। और अगर मैं बात करूं तो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू C डैश बाय C। बाकी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का रिजल्ट विद फोर्सेस, विद रिलेटिव परमिटिविटी, विद इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी बातों के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां पर आप लोगों को एक नया फॉर्मेट, नया फॉर्मूला देखने को मिला कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इज दिस मच। अगर वो कैपेसिटेंस, वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर फुल्ली फील्ड हो, पूरे का पूरा फील्ड हो तो, और अगर पार्शियली फील्ड हो यानी कि आधा फील्ड हो तो क्या, तो जरा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आपको सब दिखाई अच्छे से दे रहा होगा, आई थिंक सारी बातें आपको समझ भी आ रही होंगी साथ साथ। हाँ तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक उसमें भर दिया जाए तो पहले बता दिया मैंने कि क्या होगा। अब अगर एक स्ट्रिप यानी कि T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो क्या, तो बच्चों अगर T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो वहां पर अपना कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू Q/V, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T। T हियर इज द व्हाट? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लस T/K। ये जो टोटल है ये तो D डिस्टेंस है, बट डाइलेक्ट्रिक हमने T थिकनेस का डाला है। अगर मान लीजिए हम इसको पूरा कर दें, पूरा T थिकनेस को किसके बराबर कर दें? D के बराबर कर दें, तो D माइनस T की किसके बराबर जाएगा? D के बराबर। तो D माइनस D इज व्हाट? दैट इज हट जाएगा 0 प्लस T किसके बराबर है? D के बराबर, तो D/K। सेम वही फॉर्मूला बन जाता है जो अपन लोग एक फुल लेंथ के लिए यूज करते थे, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये फॉर्मूला कब है? तब आप यूज करेंगे, तब आप डाइलेक्ट्रिक को पूरे का पूरा यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम लेंथ का डाल देंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तब T थिकनेस की होगी, तो आपको यह फॉर्मूला वैलिड होता है। तो ये बच्चों हमने आपको सिखाया क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, कि भाई कंबाइंड कैसे होंगे कैपेसिटर्स। बच्चों हटा रहा हूं मैं इसे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अगर ढंग से सुन लेंगे, सारी बातें ध्यान से देख लेते हैं और एक बार उसका मंथन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इन सिंपल वर्ड सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है तब कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। कहने का मतलब ये कि अगर इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी नेगेटिव, और इसकी नेगेटिव तो किसके साथ जुड़ी हो? दूसरे के पॉजिटिव के साथ, और ये फिर नेगेटिव तो दूसरे के पॉजिटिव के साथ। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों इस केस में क्या रहता है? इसमें जो चार्ज रहता है, आपका चार्ज रहता है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। और यहां पे पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाता है? पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/C इन सीरीज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बच्चों रेजिस्टर्स के बिल्कुल उल्टा होता है ये कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स में 1/, वाला केस कब आता है? हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर कब आ जाता है? तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं। यहां पर बच्चों जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल लीस्ट कैपेसिटेंस। यानी कि इसके अंदर तब हम लोग बात करते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उनका कैपेसिटेंस घट जाएगा, और घट के कितना हो जाएगा? इनमें से जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के बराबर।
या उस कैपेसिटर से भी छोटा। ये हमने पढ़ा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये तो पता ही है कि चार्ज सेम रहता है और वो घट जाता है और वी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई। ऐसे बच्चों हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात भी करेंगे कि अगर हम मान लीजिए हम कैपेसिटर को पैरेलली कंबाइन करना चाहें तो पैरेलली ऐसे करते क्यों हम ये काम, तो हम ये फिर से मैं बता रहा हूं, कैपेसिटेंस को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। अगर मान लीजिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बच्चों कहानी होता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट, हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ी होती है और दूसरी प्लेट बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ी होती है डायरेक्टली। कोई उसमें ऐसा किसी का लेन देन नहीं होता। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, यानी कि C1 ये, C2 ये, C3 ये। इसकी देखो पॉजिटिव प्लेट डायरेक्टली जुड़ी हुई है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसकी भी पॉजिटिव जुड़ी है डायरेक्टली पॉजिटिव से, इसकी भी पॉजिटिव डायरेक्टली पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव डायरेक्टली नेगेटिव से, इसकी नेगेटिव डायरेक्टली नेगेटिव, यानी कि सब कैपेसिटर की सभी प्लेट एक पॉजिटिव से जुड़ी होगी और एक नेगेटिव से जुड़ी होगी डायरेक्टली, बीच में कोई लेन देन नहीं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, पैरेलल प्लेट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर बच्चों क्या हो जाता है, यहां पर जो C इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली ऐड होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहां पर बच्चों चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपका जो V है वो क्या रहता है, वो आपका हर कैपेसिटर्स के लिए सेम रहता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। इससे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये सारी बातें सॉल्व किया कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कैपेसिटर्स की प्रॉपरली, कि हाँ कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट कैसे बना, क्यों सेम रहा, क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैसे हम उसको कनेक्ट करें, सारी की सारी कहानी डिस्कस की हुई है। बट ये मैं आपको केवल वो बातें बता रहा हूं जो आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर में यूज होंगी। तो बच्चों ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात मैंने की। तो बच्चों आप आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट सीखते हैं, अगली चीजें क्लियर करते हैं। देखो यहां पे मैं आपको सिखा दूं, आपको बता दूं, ध्यान से फोकस रहना मेरी बात पे, कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद अगला टॉपिक आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर प्लेट के अंदर, वो हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर। बच्चों जैसे मैं एनर्जी स्टोर की बात करता हूं आपके सामने तो क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, अगर इसकी कैपेसिटेंस C है, इसका पोटेंशियल V है, इसके पास चार्ज Q और माइनस Q स्टोर है। तो अब यहां से बात करूं तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड और बहुत ज्यादा पॉपुलर, वो होता है हाफ CV²। ये बहुत कॉमन यूज, बहुत पॉपुलर। वैसे कैसे निकालते हैं इसको तो मैं आपको बता दूं। यहां से हम लोग चार्ज को इधर लेके जाएंगे, चार्ज को छोटा छोटा लेके जाएंगे वर्क डन की फॉर्म में। बहुत इजी मेथड है, डिटेल्ड मेथड के लिए आप दूसरी वीडियो पर जा सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको इस एग्जाम में। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाउ मच, दैट इज हाफ CV²। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे चार्ज का यूज नहीं हो रखा है, और जहां चार्ज का यूज होता है तो चार्ज हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। उसको डिवाइस, उसको ऐसा कोई डिवाइस नहीं जो कैलकुलेट कर सके, इसलिए ये सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है हाफ CV²। क्या सर और भी फॉर्मूले एनर्जी के? हाँ और भी फॉर्मूले भाई, कौन कौन से हैं? जैसे हाफ CV² हो गया। अब यहां से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से हम इसको लिख देंगे हाफ Q²/C। जैसे मान लीजिए C की वैल्यू या V की वैल्यू मैंने यहां से चेंज कर ली, V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू दैट इज Q/V और V इज इक्वल टू दैट इज Q/C। तो यहां पे V की वैल्यू पुट करें तो क्या इस Q²/C, तो Q²/C स्क्वायर आएगा, C से C कट गया तो क्या बचा, एक C बचा, दैट इज अनदर। ये एक दूसरा फॉर्मूला किसका, दैट इज अगेन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। तीसरा फॉर्मूला भी होता है बच्चों, तीसरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ QC। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर बच्चों हमने Q की जगह वैल्यू पुट कर ली, Q इज इक्वल टू व्हाट, CV। तो Q की जगह CV रखा, यानी कि C²V², यहां पे हमने पुट किया। तो वहां से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां से Q²V² का सॉल्व करेंगे तो यहां से C कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, Q बचेगा। इस वाले फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करें तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ QC। क्या आप अगर इसको पुट करना चाहे तो पुट भी कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं यार क्या इसमें चेंज किया हमने। इस वाले में चेंज करके देखते हैं हम किसको, इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों, हम लोग C को चेंज कर लेते हैं। C को क्या लिख सकता हूं मैं, तो C का लिख सकता हूं मैं C इज इक्वल टू व्हाट, Q/V। तो C को लिखा मैंने क्या, हाफ तो ऐसे लिखा रहा, C की जगह क्या लिखूंगा मैं, Q/V इंटू साथ में कौन है, V²। तो एक V से एक V कट गया, तो हाफ QV नॉट C। क्लियर है क्या? तो यहां से हमारे पास क्या एनर्जी के फॉर्मूले हो गए, U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ Q²/C एंड U इज इक्वल टू हाफ QV। तो ये हमारे पास तीन एनर्जी के फॉर्मूले हुए जिनसे हम कभी भी आपसे पूछेगा कि एनर्जी
कैलकुलेट करिए एक कैपेसिटर कितनी स्टोर्ड है, तो आप इनमें से जो भी डेटा गिवन होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला उठा लेंगे और यूज कर लेंगे। एक इस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में ही छोटा सा पॉइंट और यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों अब मैं आपको एनर्जी डेंसिटी भी सिखा लूं। तीनों पॉइंट अपने लिख लिए होंगे, चलिए मैं हटा देता हूं। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी की भी डेंसिटी हो तो हम लोग वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं। तो यहां पर मैं क्या निकालने जा रहा हूं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बच्चों, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, स्मॉल यू से। दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है, कैपेसिटर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस। जो दो प्लेट्स थी उन प्लेट का एरिया इंटू डिस्टेंस बीच में करेंगे तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये तो हाफ रहा, सी को हमने क्या लिख दिया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। v को क्या लिख सकता हूं मैं, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय ए इंटू डी। तो यहां से क्या हुआ, d से d कैंसिल, a से a कैंसिल। अच्छा ऐसा भी क्या, तो यहां से हमारे पास ये d स्क्वायर था, a स्क्वायर था, एरिया इंटू दिस, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d नीचे आया बच्चों। तो ये d स्क्वायर से ये पूरा ही d स्क्वायर कैंसिल, और v की जगह v इंटू डी, तो हमारे पास क्या बचा रह गया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। भाई बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना तो मेरी बात। एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिखा, सी को हमने इसमें चेंज किया, वी को हमने इसमें चेंज किया और कर लिया यार सॉल्व। ये बातें आपको सिखा हुई है पहले मैंने। तो सिंपली आप इस बात को याद रखेंगे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी की बात करता है तो दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपसे कोई पूछे कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, तो आप कहेंगे बच्चों कैपेसिटर में एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है उसके अंदर स्टोर होती है। कुछ राइटर्स इसको कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टोर होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से बीच में भरा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भरी होती है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पर एनर्जी होगी। इसलिए एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये बच्चों हमने पढ़ लिया क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इवन एनर्जी डेंसिटी के साथ। अब जल्दी से फॉर्मूला लिख लें, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं। बहुत ढंग से सुनना मेरी बात। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, जिसका चार्ज Q1 है, जिसका पोटेंशियल V1 है, ऐसे बहुत सारे Q1, Q2, Q3, C1, C2, C3 एंड V1, V2, V3 के बहुत सारे कंडक्टर्स है, और उनका हमें कॉमन, वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है और हमें उनका कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो वो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करेंगे टोटल चार्ज कितना उसके पास है और टोटल कैपेसिटेंस उसकी क्या है, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और अप टू Qn। और ऐसी कैपेसिटेंस की बात करेंगे C1, C2, C3 अप टू Cn। तो यहां से इसको पूरा सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज दिस मच। बच्चों याद रखना हमेशा, तब भी आप कॉमन पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 C4 V4 अपॉन C1 टोटल C1 C2 C3 C4 C, राइट, क्लियर बच्चों। ये वाला रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, तब आप कॉमन पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे। अगर आप बच्चों बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी की, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है, तब हम दो कैपेसिटर को चार शेयरिंग में लगा देते हैं कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, उनके चार्ज शेयर हो जाएं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कोई डेरिवेशन किसी तरह का कोई भी आपको जरूरत नहीं चीजें पढ़ने की, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो लॉस इन एनर्जी यानी कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये तो कॉम्बिनेशन टाइप हो गया, एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये मैं दो कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, अगर दो हो तो कितना, हाफ ऑफ C1 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये वाली बात आपको दिमाग में रखनी है। ये बच्चों मैंने आपको बताया क्या कि कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ये मैंने आपको बच्चों बताया कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकल जाएगा। अब हम आ गए हैं इस पॉइंट पर कि ढेर सारे क्वेश्चंस हम इसका डिस्कस करें। तो बच्चों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पूरे का पूरा डेटा पढ़ाया है उससे बेस्ड ले रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसके ऑप्शंस दिए होंगे, आप भी उनको सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर मैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बच्चों अब हम अगली सीरीज पे चलेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस पे बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एक यहां पे क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट कराता हूं। यस तो ये बच्चों दो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं, जरा आप इनको अब ढंग से पढ़िए और खुद से एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इनका सॉल्यूशन देता हूं। तो एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लें और इन्हें एक बारी देखें कि सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। पॉज कर ले स्क्रीन। चलिए मैं आप बच्चों इनको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, वो कहता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, यानी कि किसी का कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। फिर कहता है व्हेन
द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है इस केस में, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है साहब। फिर कहता है यदि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसने क्या किया, डिस्टेंस को 8 सेंटीमीटर से, जो कि 8 सेंटीमीटर दे रखा था, उसे घटा के कितना कर दिया, 4 सेंटीमीटर, इट्स कैपेसिटी विल बी, तब वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को घटा के 4 सेंटीमीटर कर देता है। तो कहता है नया जो कैपेसिटर बना जिसके बीच के डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सिखाया था मैंने, याद करो। तब मैं इसको, इससे पहले टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने सिखाया था कि अगर डिस्टेंस कम होता है तो कैपेसिटी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है तो कैपेसिटी घटती है। वोल्टेज के केस में क्या होता था, डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन इस केस में वो उल्टा होता है। अब उसको, उस नॉलेज को जरा आप यूज कर लीजिए। कैसी है वो नॉलेज, तो बच्चों उस नॉलेज से हमें पता लगा था कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और अगर मैं यहां पर इनका नाम C1 C2 लिख लूं तो दैट C2 बाय C1, क्योंकि ये C1 लिख देता हूं मैं, और जो निकल के आएगा D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए, उसको मैं क्या कह देता हूं, C2, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो C2 बाय C1 करूंगा तो 1 बाय D का रिलेशन है, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, दैट इज D1 बाय D2। अब D1 यानी कि पहले डिस्टेंस कितनी थी 8 बाय, फिर कितनी होगी 4, इज हाउ इक्वल टू 2, दैट C2 इज इक्वल टू 2 ऑफ C1, और C1 की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड इज द C2, और जो कि नया कैपेसिटेंस है, तब डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आंसर इज व्हाट 20। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आसान था ना, सिखाया था ना, बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर वो कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 एंड 6 माइक्रोफैरेड, 3 कैपेसिटर हैं 2, 3 और 6 माइक्रोफैरेड के, कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। फिर कहता है और किससे जुड़े हुए, एक 10 वोल्ट के सोर्स से जुड़े हुए, बैटरी से जुड़े हुए, 10 वोल्ट की बैटरी से। सोर्स द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व करने के लिए जरा इसको हटा दूं, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को, और इस जगह में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो कैसे फॉर्मूला लगता है, तो दैट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करते हैं बच्चे, इनको करें क्या, चलो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आया कितना बच्चों 6, कितना आएगा 3 2 1, 6/6 1, यानी कि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस आया है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। बच्चों अगर सीरीज में ये हमारे पास आया कैपेसिटेंस और वोल्टेज हमें 10 दी हुई है, तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम। अब मैंने आपको बताया था, याद रखना है, पहले कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज सेम रहता है। अगर चार्ज सेम रहता है तो पक्के से आपका आंसर हो गया खत्म। कितना कि 10 माइक्रोकुलम अगर इसका है तो इस 2 पर भी, इस 3 पर भी, इस 6 पर भी, सब पे चार्ज क्या होगा सेम। तो आंसर इज व्हाट 10 माइक्रोकुलम। बच्चों इसका भी आंसर। ये मैंने आपको बच्चों 2 क्वेश्चन बताया, आपको क्वेश्चन हो गए होंगे, आपको पता लगे होगा कैसे क्वेश्चन करना है। जो मैं बातें, जो वर्ड्स में बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली वर्ड्स जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है उसी से बोल रहा हूं। जरा आप इसे लिखिएगा और फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चन यहां पे रिफ्लेक्ट कराता हूं। लिख लीजिए इसको ध्यान से। यस, तो बच्चों 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखना, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कहता है आप पहले सॉल्व कर लें, पॉज करके, नहीं किया तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। वो कहता है कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरेड इज चार्ज अप टू 500 वोल्ट, यानी कि एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 500 वोल्ट से चार्ज किया, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया 10 माइक्रोफैरेड का, 20 को 500 से किया, 10 जोड़ दिया, जो किससे चार्ज था, बेसिकली 200 से चार्ज था। ध्यान से सुनना, 10 200 से था और 500 से कौन था, 20 वाला। तो कह रहा है कॉमन पोटेंशियल बताइए। ओ, अब वो फॉर्मूला याद आएगा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चों। C1 कितना है, इट्स 20 माइक्रोफैरेड में है, इनटू कितना है 500, प्लस C2 कितना है 10 इंटू 200 बटे 10 प्लस 20, कितना हो गया 5 दूनी 10,000 और 2,000 12,000 अपॉन 30, 12,000 बटे
30 1 0 4 3 1200 यानी कि 400 वोल्ट इज द आंसर। से इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन देखते आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इज दिस मच, ये इसका सी दे रखा है, एंड इट्स पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, ये इसका वी दे रखा है। कहता है द एनर्जी रिलीज्ड ऑन डिस्चार्जिंग इट फुली विल बी, यानी कि एनर्जी इसके पास कितनी होगी। ऑफ कोर्स यार सिंपल है ना, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², पुट कर लो आंसर आ जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है इसमें, बट आपको बस थोड़ी सी दिमाग अपने अंदर रखना है, बुद्धि रखनी है और उसको यूज करना है। अगर आप उसको यूज कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्व करते तो 2 × 2 यानी कि करीब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने यहां से देख लिया कितना आ रहा है 2 2 Z 2, सॉल्व कर लिया। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट दैट्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट मैं छोड़ रहा हूं यहां पर, वो अभी आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी जुड़ी हो तब डाइलेक्ट्रिक डाले तो क्या हो, और नहीं जुड़ी हो तब डाइलेक्ट्रिक डाले तो क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं उसे, आप ये क्वेश्चन को जल्दी से कर ले। हाँ तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको सिखा रहा हूं। वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड। दोनों केस बताएंगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है फ्रॉम द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है उससे बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिस्कनेक्टेड है, उस केस में अगर हम लोग यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो उसके चार्ज, उसके पोटेंशियल, उसके कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उन सब पे क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्कनेक्टेड की। अगर कैपेसिटर से बैटरी डिस्कनेक्टेड है और हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दिया तो उस केस में चार्ज का क्या रहेगा, सेम। भाई चार्ज तो आ नहीं सकता ना, बैटरी है ही नहीं, बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो चार्ज कैसा रहेगा, सेम। बच्चों याद रखना बात इंपॉर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो बाहर से आया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया, मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। पोटेंशियल डिफरेंस साथ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगेन डिक्रीज, क्योंकि इसका क्या घट गया, ई घट गया, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। अगर E घट गया तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि K टाइम्स ऑफ दैट हो जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज, और एनर्जी ऑफ कोर्स रिड्यूस होगी, क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। यार समझ आ रहा है क्या तुम्हें, क्योंकि हाफ ऑफ दिस मच से, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, या फिर आप हाफ CV से कर लीजिए। तो यहां पर आपको ये 5 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्कनेक्टेड है तो, और अगर कनेक्टेड है तो, अब बैटरी कनेक्टेड है, वहां से मैं डायरेक्टली डाला, चार्ज कम हुआ तो उसने बोला चार्ज को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बैटरी थी उसके पास, चार्ज का सोर्स था। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम करेगी, जितना चार्ज डाला, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना ही उसको कट कर देगा, तो उसको क्या रखेगा, सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम। तीसरे पॉइंट पर फिर से कैपेसिटेंस को तो बढ़ना है, उसकी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी भी बढ़ गई है। एनर्जी क्योंकि वो सब कांस्टेंट रह गए, तो इस केस में क्या हुआ, एनर्जी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज होगी। तो ये आपको 5 पॉइंट कनेक्टेड के केस में और डिस्कनेक्टेड के केस में बिल्कुल से याद रख रहे हैं। एकदम से तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या पॉइंट हमारे हैं, अगर कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है या कैपेसिटर से बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और हम लोग फिर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, उस केस के लिए मैंने आपको ये बातें बताई है। बच्चों क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में लिंक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा भी अगर इसका पूरे का पूरा पॉइंट आउट करूं, सारी बातें मैं आपको बताऊं, तो वो सारे फॉर्मुलेस में एक बार यहां पे लिख रहा हूं, जो मैंने आपको इस बेसिकली एक वीडियो में या फिर इस कैपेसिटर के इस पूरे पार्ट में सिखाए हैं। तो मैं एक बार वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता हूं पूरी तरह से। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। आप ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपनी नोटबुक में जल्दी से चिपका दीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। स्पेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के डालने पर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि यहां पर K केवल मल्टीपल हो जाएगा। यहां पर अगर हमें T थिकनेस का डाला तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T एंड T बाई K। याद रखना अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 C3। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या 1 अपॉन C1 नहीं, ओनली C1 प्लस C2 प्लस C3। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C एंड हाफ ऑफ QV। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करता है तो दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करता है तो C1 C2 C3 C1 V1 C2 V2 C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको चेंज इन एनर्जी की बात करें तो हाफ ऑफ
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस पूछता है तो ये वाला की कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक अपॉन विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको यूज होंगे। आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, इसके बहुत ढंग से एक एक पॉइंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आप देखना आप पेपर में बैठोगे, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे अगर आपने इसको ढंग से सुन और समझ लिया है तो। बच्चों इसी तरीके से हम लोग सभी वीडियोस शूट करेंगे। सभी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेन पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कैसे आपसे मेन पॉइंट के बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, और हम लोग बहुत ही 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया करते हैं अपने पूरे डेटा को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।